हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार एससी क्लास में आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आई होप आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखे होंगे। सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्योंकि दोस्तों मैं आज यहाँ पर आपसे फिर से कैमरे के सामने इसलिए हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल, मेरी एससी क्लास का चैनल अभी थोड़ा ही नया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप सभी लोगों तक दिल से अपनी सारी बातें, अपने पास मेरे पास जितना नॉलेज है वह पहुंचा सकूं। अब हो सकता है दोस्तों कि मेरा जो नॉलेज है वो शायद कई बच्चों को, मेरे कई व्यूअर्स को समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर दोस्तों मेरी ये विनती है, मेरे व्यूअर से, मेरे सब्सक्राइबर से, कि दोस्तों मैं वीडियो में क्या कह, एक्चुअली पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किस बात पर बात कर रहा हूं। दोस्तों कल शाम को मैंने यूपी ट्रिपल एससी वीडियो से संबंधित, एक नॉर्मलाइजेशन से संबंधित कि क्या प्रक्रिया होगी और कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, इस पर एक मैंने वीडियो कल डाला था। एक्चुअली दोस्तों उस पूरे वीडियो में मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश करी थी कि क्यों नॉर्मलाइजेशन होता है और एक्चुअली में नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्योंकि बच्चों ने उस चीज को ये समझ लिया कि सर ने ये उसमें जो नंबर दिए हैं, जो उसमें डिजिट्स मैंने जो बता रखे हैं वो इक्वल मैंने कर दिए हैं। दोस्तों वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। मैंने सिर्फ बच्चों को ये समझाने की कोशिश करी कि क्यों नॉर्मलाइजेशन होता है और नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। मैंने सिर्फ ये बताया कि अगर किसी एक ही एग्जाम का एक ही एग्जाम को अगर आप कई पालियों में या कई शिफ्टों में अगर कराएंगे और जबकि वो सेट पेपर अलग अलग बनेंगे और हर बच्चे को पेपर में जो है बराबर से परफॉर्मेंस करने का हक होता है, तो अगर कभी भी शिफ्ट अलग अलग करी जाती है दोस्तों, तो बच्चों के परफॉर्मेंस में फर्क नजर आता है। तो मैंने ये बताया कि अगर कोई शिफ्ट सुबह की अगर कठिन आ जाती है और कोई शाम की शिफ्ट अगर सरल आ जाती है, तो सुबह वाले बच्चों का सिलेक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा। कहने का मतलब, तो क्या शाम वाले बच्चों को हक नहीं होता? मेरा कहने का मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन ये सोचकर बनाया गया है कि अगर सुबह वाला बच्चा कठिन वाला शाम को पेपर देता और शाम वाला बच्चा जो है वो सुबह वाले सरल को कठिन को, मतलब कठिन वाली शिफ्ट को शाम वाला बच्चा और सरल वाली शिफ्ट को सुबह वाला बच्चा पेपर देता, तो क्या वो बच्चे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते? तो मैंने कल जो आपको यहाँ पर समझाया था दोस्तों, मैंने आपको ये समझाया था कि अगर वही बच्चा सुबह देता तो वो भी 127-28 कर सकता था और सुबह वाला अगर शाम को देता तो वो भी 115-16 पर आकर रुक सकता था। मैंने किसी के नंबरों को या मैंने किसी डेटा को या आंकड़े को नहीं दर्शाया। जो कि कुछ बच्चे कमेंट कर कर मुझसे, कुछ लोग कह रहे थे कि अरे आपने तो कट ऑफ बराबर ही कर दी, तो क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? क्या सुबह वालों को नौकरी नहीं मिलेगी? अरे तो भाई अगर सुबह वालों को मिलेगी तो क्या शाम वालों को नहीं मिलेगी? मेरा ये वीडियो में बताने का एक भी मुद्दा नहीं था। आप जरा वीडियो को अच्छे से समझिए। मैंने कहीं भी एक ऐसा आंकड़ा नहीं बताया है कि आप ये समझें कि मैं किसी कट ऑफ को या किसी डेटा को इंटरेक्ट करते हुए उस चीज को दर्शा रहा हूं। मेरा वीडियो कल बताने का सिर्फ ये मतलब था। चलिए मैं आपको अभी फिर से वही चीज बताने की कोशिश करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दोस्तों अगर कोई एक एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, ठीक, और अगर दोस्तों उसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी 3 शिफ्टों में समझ लीजिए, या 3 दिनों में या 3 शिफ्टों में उसको कराया जा रहा है। और सपोज दैट, मेरा एग्जाम्पल आप बात समझिएगा कि समझ मान लीजिए मेरी बात कि अगर 10,000 बच्चे उस एग्जाम में बैठते हैं और सपोज दैट 1,000 उस चीज की क्या है, वैकेंसी है, ठीक, ये कैंडिडेट्स के नंबर हो गए और ये 1,000 वैकेंसी हो गई। और सपोज दैट कि चलिए एक और इजी कर लेते हैं कि ये 10,000 कैंडिडेट ना होकर कितने कैंडिडेट मान लेते हैं, 9,000 कैंडिडेट मान लेते हैं। तो मेरा भैया कहने का मतलब है कि अगर 3,000 एक दिन पहली शिफ्ट में या पहले दिन बच्चों ने पेपर दिए होंगे, तो ऐसे ही 3-3 हजार करके हम ये मान लेते हैं कि 3 दिनों में पेपर या 3 शिफ्टों में एग्जाम कंप्लीट करा लिया गया होगा। अब पेपर तो सबको 100-100 मार्क्स का ही मिला होगा ना बेटा, ठीक, और वैकेंसी सिर्फ कितनी है, 1,000 वैकेंसी है। तो ये जो 9,000 बच्चों ने बेटा पेपर दिए, तो मेरा कहने का मतलब है सपोज दैट ये पहला दिन का पेपर इतना सरल आ गया कि सभी बच्चों ने इसमें जो है 90 मार्क्स तक, मतलब 85-90 मार्क्स तक नंबर कर लिए। और दोपहर की बच्चों की रही फूटी किस्मत जिसमें से कोई भी बच्चा 75 से ऊपर जा नहीं पाया, ठीक है। तो उसके बाद रही मान लीजिए शाम की या तीसरे दिन की शिफ्ट, और उसमें बच्चा जो है वो 80 प्लस या 80 मार्क्स ही कर पाया। अब आप मेरी बात समझिएगा। तो मैं ये बता रहा हूं कि नॉर्मलाइज, मैंने कल भी यही बताया, मैंने ये बताया कि नॉर्मलाइजेशन होता क्यों है और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि जैसे सुबह के 3,000 बच्चों में से सुनने को ये मिला कि एवरेज बच्चों ने 90 प्लस क्वेश्चन कर दिए। अब वैकेंसी तो बेटा 1,000 है और पहली ही दिन की शिफ्ट में बच्चों ने 3,000 लोगों ने पेपर दे दिया। अब बेटा अगर इन 3,000 में से ही अगर 1,000 बच्चे ऐसे निकल आए जिनके मान लीजिए 85 मार्क्स भी सही हो गए, तो फिर इन दोनों शिफ्टों के तो बच्चों का फिर काम तमाम हो जाएगा। इनको तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है, सिलेक्शन तो यही बच्चे लेके चले जाएंगे, 1,000 पोस्ट ही तो है। तो ये मैंने सिलेक्शन का मतलब, मैंने नॉर्मलाइजेशन का मतलब कल समझाया था
कि ये मान के चला जाता है कि अगर ये वाला बच्चा भी इस दिन पेपर देता और ये वाला बच्चा भी इस दिन पेपर देता तो ये वाले मेरी बच्चे भी कितने मार्क्स कर पाते, 90% मार्क्स कर पाते। और उसके बाद ये देखा जाता है नॉर्मलाइजेशन कि भैया अगर इन तीनों को एक साथ पेपर कराया जाता और इस तीनों एग्जाम को अगर एक साथ करा दिया जाए तो जो एवरेज जो मॉडरेट बन रहा है पेपर या इजी बन रहा है या टफ बन रहा है उस पर ये तीनों मिलकर अगर एक ही दिन में ये पेपर करा लिया जाता है 9,000 बच्चों का, तब उसमें से बच्चे कितना कितना कर पाते। तो बेटा क्या ये वाला 75 वाला बच्चा अगर पहले दिन उसको देने को मिल जाता तो क्या वो कंफर्म नहीं है कि वो भी शायद 90 या 90 प्लस कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। या ये वाले भैया को इस दिन तीसरी शिफ्ट में देखने को मिल जाता या दूसरी शिफ्ट में, तो इनके भी तो मार्क्स कम हो सकते थे। तो ये मतलब नॉमिनेशन का मतलब ये होता है कि एग्जाम आयोग या कोई भी डिपार्टमेंट ये मान के चलता है कि ये सारे के सारे जो 9,000 बच्चे हैं ये एक ही दिन अगर पेपर देते और ये सारे लेवल का पेपर जो है वो एक साथ अगर एक लेवल बनाकर दिया जाता तो कितने मार्क्स बच्चे एवरेज मतलब औसतन कर पाते। और फिर जो औसतन नंबर आता है उस मार्क्स के हिसाब से ये माना जाता है कि ये वाले भैया भी अगर 90% कर पा रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात, अगर मान लीजिए 100 में से 90% करें तो इस टफेस्ट लेवल के हिसाब से इधर का 90% देखते कि 75 नंबर जैसे यहाँ पर जो 90% हो रहा है और यहाँ पर जो 80%, तो इन बच्चों को इधर लाया जाता और इनको इधर मतलब एक एवरेज नंबर बनाया जाता। तब ये माना जाता कि नहीं अगर ये बच्चा भी इस दिन पेपर देता तो जैसे यहाँ पर इसने 75% करें तो ये 90 का 75% निकाल लिया जाएगा। कितना? 90 का जो एक्स्ट्रा इसमें से है उसको निकाल कर माना जाएगा कि भाई इस बच्चे का कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं। तब जाकर भैया नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स डिसाइड किए जाते हैं और जिन बच्चों की टफ लेवल का शिफ्ट होता है और उस पर भी डिपेंड बहुत सारी चीजें होती हैं। ये नहीं कि मान लो सिर्फ इजी पेपर था, समझिएगा मेरी बात, या बहुत टफ था और आपने सारे गलत कर दिए तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। आपका भी एक्यूरेसी लेवल देखा जाता है कि अगर किसी बच्चे ने कम गलत किए हैं और पेपर भी टफ था तो उसका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ज्यादा होगा। और किसी बच्चे ने मान लीजिए उसी दिन टफ पेपर की शिफ्ट में पेपर दिया होगा लेकिन उसने भी पेपर अच्छा किया होगा लेकिन उसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत कम होगी, यानी उसके गलत मार्क्स ज्यादा होंगे, तो उसका नॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत कम बढ़ेगा। अब इस पूरी प्रोसेस को दोस्तों एक वीडियो में समझा पाना मुश्किल है, तो कल के वीडियो में दोस्तों मैंने सिर्फ ये समझाया था कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो एक्चुअली इतनी बड़ी वैकेंसी तो थी नहीं, 1953 वैकेंसी है, पर दिक्कत यह है कि शिफ्ट तो 4 हो ही गई और इतने दिन बाद पेपर हुआ और पेपर में कैसा हो गया, इजी मॉडरेट और हार्ड टफ का लेवल हो गया। इसलिए जो है ऐसी अटकलें लगाई जा रही है या ऐसा सुना जा रहा है कि, और आपने नोटिफिकेशन में भी देखा होगा कि बाद की कुछ भर्तियों में अब जो नई भर्तियां हैं उसमें यूपी जो है वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया दोहराएगा अगर कोई भी पेपर एक शिफ्ट से ज्यादा शिफ्टों में आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों मेरा हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरे वीडियो को दोस्तों पहले मेरी भावनाओं को समझिए। मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने, क्योंकि मेरे देखिए दोस्तों नया चैनल है, मुझे अपने आप को आपकी नजरों में बढ़ाना है, ना कि मुझे अपने आप को आपकी नजरों में गिराना है। तो कीप लविंग मी दोस्तों, मुझे सलाह जरूर दें आप कि ऐसा करिए या वैसा करिए, उसको मैं आपके दिल से एक्सेप्ट करूंगा। पर प्लीज दोस्तों अगर कुछ भी इस तरीके से कहे आप भी कमेंट करें तो पहले मेरी बात को समझिए कि एक्चुअली में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी को किसी पर्टिकुलर चीज को और ना ही मैं आयोग को मैं क्षमा याचना मांगता हूं अगर मैंने किसी को भी या मैंने अपने उत्तर प्रदेश मतलब यूपी आयोग को कुछ अगर ऐसा निकल गया हो तो मैं सबसे क्षमा याचना मांगता हूं। और सभी व्यूअर्स से मैं ये कहता हूं कि प्लीज पहले मेरी बात को सुना करें देन आफ्टर, ठीक है। कीप लविंग मी एंड कीप वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब करें, चैनल पर को शेयर करें और आगे जानकारी के लिए ऐसी क्लासेस को देखते रहे। थैंक यू सो मच।